Candlestick formation, as we have discussed last time and in previous few meetings also, that if this is the opening of any particular time period, let it be a day, हम एक दिन की बात कर लेते हैं. सो ओपनिंग यहाँ पे है, लो यहाँ पे आया, उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ के एंड हाई तक गया एंड इट क्लोजेस ओवर हियर. यहाँ पे इसने क्लोज किया, तो उसकी जो कैंडल स्टिक बनती है वो इस ढंग से बनती है, क्योंकि हमने देखा था कि ओपनिंग यदि लो है और क्लोजिंग हाई है तो दैट कैंडल इज बुलिश कैंडल. सो दिस इज बुलिश कैंडल, इसका ये हाई है, दिस इज वीक, दिस इज लोअर वीक और अपर शेडो एंड लोअर शेडो. इस ढंग से जो है ये बुलिश है. और एक सेकंड सिनेरियो है व्हेन ओपनिंग इज ओवर हियर, यहां से वो हाई पे जाता है, फिर कभी लो पे गया, यहाँ पे क्लोज हुआ. तो सिंस क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, देयरफॉर इट इज बीरिश कैंडल. और हमने ये जो है कैंडल इस ढंग की बनाई है, इसमें ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, परंतु इसको हम रेड कैंडल की तरह हम यूज करते हैं. अब ये जो दो कैंडल्स हैं कैसे वर्क करती है, दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो ये हमारे पास एक कैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें हमने हाई लो और ओपनिंग क्लोजिंग भी बताई है, और ये रेड कैंडल क्यों है और ग्रीन कैंडल क्यों है ये मैं बता चुका हूँ. इसमें हमने देखा था कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली कई टाइप के होते हैं, जिसको हम दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं. एक तो बुलिश होता है, एक बीरिश होता है. बुलिश वो होता है जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ती है, बीरिश वो होता है जब मार्केट में प्राइसेस घटती है. उसी के दो और पैटर्न है, सब पैटर्न, जिसमें हम बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न या बुलिश रिवर्सल पैटर्न. बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब ये हुआ कि बुलिशनेस जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब पहले से जो चली आ रही है वो और कंटिन्यू होगी और बुलिश होगा. और बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि जो बुलिशनेस है पहले से चली आ रही है बुलिशनेस, और अब जो है वो रिवर्स होने वाली है. तो अब हम जो है थोड़े से काशियस होना जरूरी है. इसी ढंग से बीरिश पैटर्न में भी कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न होते हैं. तो इन्हीं के पैटर्न्स को हम समझने की पहले कोशिश करेंगे. इसके अलावा बहुत सारे और इंडिकेटर्स और सब कुछ होता है, वो भी हम विद टाइम हम समझेंगे. बट राइट नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स. कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बोला था कई टाइप के होते हैं. वन इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वन इज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, वन इज ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न. नॉर्मली बुक्स में इसी ढंग से बोलते हैं, परंतु 3 से ज्यादा भी कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले वन कैंडलस्टिक पैटर्न हम बात करते हैं, जिसमें डोजी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था. तो डोजी इज वन ऑफ द पैटर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसको बोलते हैं कि इनडिसिसिव पैटर्न होता है. कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था. थोड़ा सा हम उसको आज देखेंगे एंड देन अगेन वी विल शिफ्ट टू नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न्स. डोजी पैटर्न में ओपनिंग प्राइस हाई यहाँ गया, लो यहाँ गया और क्लोज उसके बिल्कुल पास हुआ, इसलिए ये जो डोजी बन गई है यहाँ पे, जो इंडिसिसिव पैटर्न है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास में होती है या करीब करीब एग्जैक्ट होती है, जिसको हमने पहले भी बोला था कि जीरो होती है या नियर जीरो होती है. नियर जीरो का मतलब मैंने आपको बोला था कि यदि 100 रुपए का शेयर है, यदि उसको 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट करें, क्योंकि हर आदमी की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है, हर आदमी का टारगेट अलग होता है, इसलिए हम उसको आपके ऊपर छोड़ते हैं. नॉर्मली 30 पैसे से 50 पैसे आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हैं कि भाई इतना यदि वेरिएशन उसमें होता है तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये डोजी बनने वाली है. तो दिस इज परसेंटेज बेसिस पे हम मान सकते हैं. कई लोग इसको 10 पैसे लेते हैं, 20 पैसे लेते हैं, 50 पैसे ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट.
ऐसा हम मान के चलते हैं कि इतने में हमारा काम हो जाएगा। सो दिस इज डोजी। अब ये जो डोजी होती है, we can always see that these dozis are always indecisive, और indecisive जब होगी तो इसका मतलब है कि दो फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस कौन सी दो होती है? वन फोर्स इज योर बुलिश फोर्स, वन इज योर बीरिश फोर्स। मतलब एक जो है वो कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, दूसरा कोशिश करता है मार्केट को नीचे ले जाने की। तो जब दोनों टाइप के लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए जो है हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, मार्केट को ऊपर उठाना है या नीचे गिराना है। इनडिसिसिव का मतलब है कि दोनों बैलेंस है। बैलेंस है मतलब ना तो बुल्स जीत रहे हैं ना बियर्स जीत रहे हैं। तो प्राइस जहां पे थी, जहां ओपन हुई थी, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में वो चले गए। उससे क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे पहले एक नॉर्मल कैंडल है, जो हमने ऐसा बोला कि भाई इसकी जो है ये वीक है, ये नीचे की वीक है, ये जो है इसकी रियल बॉडी है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। परफेक्ट डोजी बोला तो ये जो रियल बॉडी है वो होती ही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे केवल क्रॉस हॉरिजॉन्टल बार बना लेते हैं, तो ये जो है परफेक्ट डोजी होती है। और नियर डोजी में क्या होता है कि थोड़ा सा रेंज होती है, जो मैंने आपको बोला 10 पैसे से लेके 50 पैसे पर 100, उतना हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है नियर डोजी है। वी हैव सीन 4 टाइप्स ऑफ डोजीज। पहला जो है 4 प्राइस डोजी था, जिसमें चारों प्राइजेस सेम थी, मतलब ओपन भी उतना ही था, हाई भी उतना था, लो भी उतना था और क्लोज भी उतना था। एंड देयरफॉर such type of dozis are called 4 price dozy। चारों प्राइस सेम, ना तो कोई ऊपर गया ना नीचे गया। एंड आई हैव टेकन यू सम एग्जांपल where we have discussed that these kinds of dozis which are available, वो नॉर्मली कहाँ पे मिलती थी? किसी को याद है कि कहाँ मिलता था वो? नहीं, लास्ट टाइम हमने देखा था जब सर्किट लगता है नॉर्मली, चाहे अपर सर्किट लगे चाहे लोअर सर्किट लगे, तब इस ढंग की कैंडल्स जो है सबसे ज्यादा हमें मिलती है। वो जो कैंडल्स हमको मिलती है वो हमने देखी थी कि 4 प्राइस डोजी उस टाइप से मिलती है। सेकंड वाली जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमने देखा था कि ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद में जो है वो डे के लो पे कहीं जाएगा, उसके बाद वापस लौट के आएगा और क्लोज होते होते सेम प्राइस पे क्लोज हो जाएगा। इस टाइप का यदि कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस डोजी को हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसका मतलब यह है कि यदि ये नीचे से उठ के वापस टॉप पे फिर से आ गया, तो बुल्स जो है वो लास्ट में हेवी रहे, भारी रहे, और उन्होंने अपनी पक्ष में जो है उसको कन्वर्ट कर लिया। अगला वाला ऑटोमेटिकली ऐसा है कि यदि बुल्स हेवी रहे हैं, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम बुलिश मार्केट ओपन होने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। थर्ड वाला जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी है, और ग्रेवस्टोन डोजी में इसका रिवर्स होता है। जैसा ड्रैगन फ्लाई का, उसमें ओपनिंग प्राइस फिर लो पे जाता है और फिर वापस सेम प्राइस पे आके क्लोज होता है। ड्रैगन फ्लाई में ओपनिंग प्राइस के बाद में हाई पे जाता है और वापस लो पे आके बंद होता है। इसका मतलब यहाँ पे बियर्स जो है वो हेवी हैं और उनके पक्ष में मामला सेटल हुआ एंड ऑफ द पीरियड, और इसके बाद में अगला वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो है बेरिश टोन में, बेरिश मोड में हम चले जाएंगे। लॉन्ग लेग्ड डोजी होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उसमें ये जो है सेंटर में दे रखा है, पर ऐसा हमेशा सेंटर में होता है ऐसा नहीं, कभी जो है थोड़ा ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे होता है, पर ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस हमेशा सेम होती है। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर सेम, in that particular case this doji where both the weeks are clearly visible, मतलब ऊपर की वीक अपर शेडो, लोअर वीक नीचे की शेडो, यदि ये दोनों एक साथ अपने को दिखती है, चाहे वो छोटी दिखे या बड़ी दिखे, मतलब दोनों साइड में इक्वल दिखे या अनइक्वल दिखे, इन केसेस को हम लॉन्ग लेग्ड डोजी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ना बुल्स भारी रहे ना बियर्स भारी रहे, एंड ऑफ द डे उन्होंने कंप्लीट कर लिया और अगला वाला इनडिसिसिव वापस।
जैसे ड्रैगन फ्लाई में और ग्रेव स्टोन में तो बहुत क्लियर अपने को समझ में आता है कि यदि ये अगला वाला दिन ग्रेव स्टोन में जो है नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं, ड्रैगन फ्लाई में ऊपर जाने के चांसेस हैं, पर लॉन्ग लेग्ड डोजी में समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही इनडिसिसिव टाइप की होती है क्योंकि दोनों टाइप में चल रहे हैं। 4 प्राइस डोजी में तो फिर भी क्लियर होता है कि यदि सर्किट में लगा हुआ है तो अगला फिर से सर्किट में ही ओपन होने वाला है, चाहे वो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। तो इस ढंग से जो है कभी कभी 4 प्राइस डोजी सर्किट के अलावा भी दिखती है, जब मार्केट में न बुल्स हावी होते हैं न बियर्स हावी होते हैं और वॉल्यूम जो है शायद थोड़ा कम होता है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ना तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो उस केस में भी जो है वी विल फाइंड सच काइंड ऑफ डोजीज। तो ये जो है ये मैंने आपको चारों टाइप के डोजी कैंडल्स बता दिए हैं, और ये कैंडल्स हमने उस दिन एक्चुअल में भी देखने की कोशिश की थी, कुछ चार्ट्स पे हमने देखा था। ये कुछ फिगर और है जो अलग अलग जगह से मैंने दिखाए। नाउ इट इज हैमर एंड हैंगिंग मैन। लास्ट टाइम हमने हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में कोई बात की थी क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, नहीं किया। तो डोजी पे कोई क्वेश्चन हो तो अपन पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद हैमर एंड हैंगिंग मैन। नहीं सर हाँ अभी तो कुछ नहीं है सर। ठीक है, गुड। वी आर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल विच इज हैमर कैंडल। हैमर जैसा हमको नाम से ही समझ में आता है कि उसका एक सिरा जो है वो थोड़ा सा हैमर का बॉडी रहेगा और बची हुई जो है उसकी एक पूरी लेग रहेगी। जापानीज टर्मिनोलॉजी में इसको अम्ब्रेला लाइंस बोलते हैं, और बेसिकली दो टाइप की अम्ब्रेला लाइंस होती है, वन इज हैमर एंड अनदर इज हैंगिंग मैन। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। तो वी कैन सी दिस, ये हैमर का टाइप होता है, मतलब आपकी जो कैंडल है उसकी रियल बॉडी थोड़ी सी दिखेगी और उसकी जो वीक है वो एक काफी थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये जो है ये हैमर का स्ट्रक्चर बना। हैमर जो है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, मतलब बुलिश भी हो सकते हैं और बीरिश भी हो सकते हैं। बुलिश होने का मतलब है कि वो आपको ग्रीन वाली कैंडल्स मिलेगी वहां पे, और बीरिश का मतलब है कि आपको रियल बॉडी जो रहेगी वो रेड मिलेगी। तो आपके पास दोनों होते हैं, परंतु ये दोनों ही हैमर्स कहलाते हैं। इन्हीं को हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। कारण क्या होता है, क्यों उसको हैमर बोलते हैं, क्यों हैंगिंग मैन बोलते हैं, वो राइट साइड में जो फिगर्स दो रेखे हैं उससे आप समझ सकते हो। पहला वाला जो है एक हैमर स्ट्रक्चर है, जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये एक कैंडल रहेगी, ये दूसरी रहेगी, ये तीसरी रहेगी। ये कैंडल कैसी भी हो सकती है, मतलब ये किसी भी टाइप की कैंडल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ट्रेंड है, द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स, एंड ये जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड आ रहा है उसके एंड में यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बन रहा है। ये चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, जिसको हम बोल रहे हैं व्हाइट या ब्लैक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। मैं जो आपको बोलता हूं कि ये बुलिश हो या बीरिश हो, कोई सा भी ट्रेंड हो, परंतु इस ढंग का यदि स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम बोलते हैं हैमर। यदि ये का यही स्ट्रक्चर अपसाइड में चल रहा है और स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, चाहे वो व्हाइट बने या ब्लैक बने, मतलब ग्रीन बने या येलो सॉरी रेड बने, जिसको हम बोलते हैं बुलिश बने या बीरिश बने। तो यदि आपका कोई सा भी स्ट्रक्चर बने परंतु उसका शेप हैमर टाइप का होता है तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब इसकी थोड़ी सी अपन साइकोलॉजी समझें कि ऐसा क्यों होता है, इसको हैमर और हैंगिंग मैन में आगे क्या होगा। तो ये जो होता है ये बेसिकली सिंगल कैंडल का स्ट्रक्चर है जो रिवर्सल पैटर्न बताता है। ये अभी हाल यहाँ पे जो है ये डाउन साइड चल रही है, यहाँ पे यदि मुझे कोई हैमर मिला, इसका मतलब है कि चांसेस है कि अब अपसाइड मूवमेंट मिलने वाला है। इसी ढंग से यदि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पे आपको ये मिल रहा है, हैमर वाला जो स्ट्रक्चर है वही मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि हैंगिंग मैन है।
और उसके बाद में ये रिवर्सल होगा, मतलब अभी जो है अप साइड में चल रहा है, तो अब ये जो है डाउन साइड में आने वाला है। ऐसा क्यों होता है उसकी साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हैमर जरूर है, पर समटाइम्स छोटी सी वीक अपसाइड में भी मिलती है। साइकोलॉजी समझें पहले, तो फिर वो अपसाइड की कैंडल या अपसाइड की जो वीक जो कैंडल में मिल रही है उसको हम समझ पाएंगे कि उसको हमको इग्नोर करना है या नहीं करना है, मतलब वो स्ट्रक्चर रिवर्सल में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जो है ये डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है। अब यहाँ पे यदि ये व्हाइट कैंडल है या ब्लैक कैंडल है, कैसा भी कैंडल हो, ये ओपन यहाँ पे हुआ है ऐसा माने, अभी इसको मानते हैं हम व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा। अब जब यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा तो हम उस ओपनिंग वाले पोर्शन से थोड़े से ऊपर गए या बिल्कुल नीचे तक गए, ये लॉन्ग उसकी वीक मिली, बिल्कुल नीचे तक गए, फिर वापस पलट के आए, एंड ऑफ द डे यहाँ पे जाके क्लोज हुए, इसलिए ये बुलिश कैंडल हुई। बीरिश कैंडल होती है तो भी प्रोसेस यही है, पर एंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ओपनिंग है, ये बहुत नीचे तक जा रहा है, इसका मतलब है कि दिन के टाइम में वो जो टाइम पीरियड है उसमें बियर्स हावी हुए, उन्होंने पकड़ के इसको खींचा, नीचे तक लेके गए, परंतु वहां पे उसको सस्टेन नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि बुल्स आए, उन्होंने इसको प्राइस को धीरे धीरे करके ऊपर उठाना चालू किया, फिर शायद दिन में नीचे गया होगा, फिर वापस उठाना चालू किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, जो भी उनकी आपस में टसल हुई, एंड ऑफ द डे जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर तक आके कहीं पे भी क्लोज हुआ। ये यदि रेड कैंडल होती तो ओपनिंग यहाँ पे था और क्लोजिंग यहाँ पे होता, मतलब दोनों केस में नीचे से, काफी नीचे से ये ऊपर आए। अब इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग गाइडेंस हैं, पर हर गाइडेंस में ये जरूर है कि ये जो रियल बॉडी होती है उससे कम से कम 3 गुना इसको ऊपर, जो वीक होती है लोअर वीक, वो 2 गुना 3 गुना तो कम से कम होना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि उसकी प्राइस एक्चुअल में कितनी है, तो हम उसको जो है 2.5 गुना मान सकते हैं, 5 गुना मान सकते हैं, डबल तो कम से कम लेते ही हैं, उससे कम में हम उसको हैमर का स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हैमर का जो हथौड़ा जो होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो छोटा होता है और नीचे वाला पोर्शन, हैंडल जिसको हम बोलते हैं, वो काफी लंबा होता है। तो इसी ढंग से यहाँ पे कम से कम 2 गुना से 3 गुना इसका नीचे का जो वीक है वो होना चाहिए, तो उसको हैमर या हैंगिंग मैन हम बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बियर्स थे हेवी, ये डाउन ट्रेंड ही था, बियर्स और स्ट्रक्चर में आए, उन्होंने नीचे किया उसको, एंड ऑफ द डे बुल्स ने जो भी एंट्री की तो उन्होंने इसको ऊपर लेके आए। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे यदि फिर से मार्केट ठीक ओपन होता है, मतलब बुल्स हावी होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो लोअर साइड में ट्रेंड चल रहा है वो अब बुलिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बियर है हावी थे उसकी जगह अब बुल्स हावी हो जाएंगे। हैंगिंग मैन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि नीचे से ये ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, ऊपर वापस गया, परंतु यहाँ पे बियर्स हावी हुए, बाद में फिर से बुल्स हावी हुए, उन्होंने ले जाके ऊपर रखा, परंतु यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ। वो ट्रिगर क्या हुआ कि बियर्स ने एंट्री ले ली है मार्केट में, पहले जो है हर बार बुल्स हावी थे, इस जगह पे बियर्स ने भी एंट्री ले ली है, और नेक्स्ट डे यदि ये मार्केट अप साइड में ओपन होता है तो ये जो है ये फॉल्स है, फिर हम इसको छोड़ देंगे कि ये हैंगिंग मैन नहीं बना। अदरवाइज चूंकि बियर्स ने एंट्री यहाँ पे ले चुके थे तो यहाँ पे और नीचे की तरफ ये अब ट्रेंड चालू होगा, तो ये रिवर्सल ट्रेंड मिला, और इसको बोलते इसलिए हैंगिंग मैन है, इसको भी हैमर बोला जा सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हैमर का ही है,
पर इसको हैंगिंग मैन इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी यहाँ पे उसको फांसी दे दी बेचारे को, और उसके बाद वो इसलिए उसको हैंगिंग मैन बोल दिया कि हाँ ये यहाँ पे हैंग्ड टिल डेथ, यहाँ से जो है ये अप साइड में जा रहा था पर उसको हैंग्ड कर दिया, तो वो जो है अब डाउन साइड में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप के हैमर्स और हैंगिंग मैन। इसमें एक चीज पहले भी मैंने बोली है और अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि उसकी जो रियल बॉडी है वो ग्रीन हो सकती है, वो रेड हो सकती है, मतलब बुलिश हो सकती है और बीरिश हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके स्ट्रक्चर से। परंतु हैमर यदि आप देखें और वो यदि बुलिश मिलता है, मतलब ये बॉडी ग्रीन मिलती है, तो चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है कि नेक्स्ट डे मार्केट ग्रीन में ओपन होगा, थोड़ा सा हाई में ओपन होगा और रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। इसी ढंग से जब ये अपसाइड में और रियल बॉडी यदि मुझे रेड मिली, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे और बियर्स हावी रहेंगे। हालांकि दोनों केसेस में चाहे वो रेड मिले या ग्रीन मिले, रिवर्सल के चांसेस तो हैं, पर चांसेस इनहेंसमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो जो मैंने बोला कि यदि हैमर है और ग्रीन है तो चांसेस ज्यादा हैं, हैंगिंग मैन है और वो रेड है तो चांसेस ज्यादा है रिवर्सल के। Sir, इसमें कोई couple of क्वेश्चन? questions here. यस Sir, सर, couple of questions I have. Sir, वेरी नाइस। पहली बात तो ये है कि can this be applied to all the time frames, means like intraday, weekly और monthly, सब पे apply किया जा सकता है ये to analyze the pattern? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 100% किसी भी लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इंट्राडे में ये सबसे ज्यादा मिलता है। यदि आप इसको डेली चार्टिंग पे देखेंगे तो थोड़े से कम शो होता है, परंतु इंट्राडे वाला यदि केस आप लेंगे तो उसमें इसके प्रोबेबिलिटी मिलने की ज्यादा, आइडेंटिफाई होने की ज्यादा होती है। इसलिए हम जो ट्रेडर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि इंट्राडे काम करते हैं या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो काफी अच्छा होता है ये वाला पैटर्न, और उसको चीजें जो है ज्यादा दिखती है, ज्यादा मिलती है वहां पे। because Next the same question. thing we are able to see on SBI, just FYI, sir, the same thing we are able to see nearly same like hammer pattern in SBI on the weekly charts and 7 days chart, and just after that it shoot up. And sir, the next question is ki how strong is this indication? I mean, compared to all the indicators that you are explaining, what is the probability of or the strength of such indication? If you could include that also while you are discussing that how much is like the performance probability? सबसे पहले जो है strength मैं of... आपके लिए SBI का, चूंकि आपने जिक्र किया, तो हम जो है SBI का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं शेयर करता हूं जरा। ये SBI का चार्ट है ना, ये मैंने डेली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है SBI का, और इसको आप जरा एक बार का थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है, और आप कहाँ के लिए बोल रहे थे ये मुझे बताएं जरा। सर मैं तो वीकली चार्ट देख रहा, 7 डेज वाला चार्ट देख रहा था, बट मैं अभी इसको जैसे मैं वीकली में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वीकली चार्ट नाउ। अब ये हम देखते हैं जरा, यहाँ से इसी को मतलब किसी भी जगह जा सकते हैं। तो यदि मैं लेफ्ट साइड से चालू कर रहा हूं तो यहाँ पे ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा अपवर्ड है, यहाँ पे ये साइडवेज हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद में फिर से ये अपवर्ड है। अभी हाल हम चार्ट जो है वो उसको वीकली चार्ट पे इसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर से डाउन है, मोटे तौर पे ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आपको एक कैंडल मिली, ये मैंने पिछली बार और उसके पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि इस
इन तीनों कैंडल को मिला के हम जो है मॉर्निंग स्टार का एक फॉर्म दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न मिला, यहाँ भी मॉर्निंग स्टार टाइप का ही पैटर्न था। तो ये जो है पलट के ऊपर गया है, यहाँ से ये फिर से एक साइडवेज चल रहा है, फिर ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो मैं आपको और आगे बढ़ के जब 2 कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो है इस पर्टिकुलर कैंडल को हम बुलिश हरामी बोलेंगे। उसको हम बाद में जिक्र करेंगे, पर एक थोड़ा सा नाम की फेमिलियरिटी केवल आप ले लें कि यहाँ पे एक बुलिश हरामी हमको यहाँ पे मिला, तो उसके बाद में ये पैटर्न जो है अपसाइड में गया, यहां से और गया तो ये जो है ऊपर से थोड़ा सा ये रेड कैंडल भी मिला है और नीचे के तक पेनिट्रेट हुआ है। तो इसको हम डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। इस डार्क क्लाउड कवर के कारण ये डाउन ट्रेंड मिला। फिर से यदि अभी हाल मैंने आपको जिक्र किया था कि ये जो है बुलिश हरामी मिला, इसी ढंग का यहाँ पे बुलिश हरामी फिर से मिला, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, उसके पहले वाली कैंडल रेड कैंडल है। ये बड़ी कैंडल होती है और ये छोटी कैंडल होती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये कैंडल बड़ी है, ये कैंडल छोटी है, परंतु इस कैंडल में ये इनकम्पास हुई है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे जो है एक हरामी इन जापानीज टर्म इट इज प्रेग्नेंट लेडी। तो ये जो है ये बेसिकली जो है ये बुल और बियर वाला दोनों केस है, जिसमें बुल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए इसको बुलिश हरामी बोल रहे हैं। इसके पहले वाली जो कैंडल होती है वो रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल मिलना चाहिए, बड़ी वाली कैंडल होती है। तो ये फिर हमें यहाँ पे यही मिला, तो ये थोड़ा सा फिर से ऊपर बढ़ा है, ये चलता रहा, ऐसा मान लें कि ये यहाँ तक चला है। इसके बाद में ये थोड़ा सा रुका है, उसके बाद में एकदम बढ़ा है। इसमें ये जो है ये फिर से हमको जो है मॉर्निंग स्टार टाइप का कोई पैटर्न थोड़ा सा दिखता है, फिर ये चल रहा है। अब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड में ये बेसिकली आपको एक कैंडल मिली। अब इसको आप इस पर्टिकुलर कैंडल को आइडेंटिफाई करें तो कोशिश करेंगे तो अपने को ये डोजी भी दिखती है, थोड़ा सा हैमर टाइप का भी दिखता है, इन बिटवीन वाला है, क्योंकि रेंज है थोड़ी सी। और रेंज इसलिए भी मिलना जरूरी थी क्योंकि ये वाला जो चार्ट है अपना वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट वाले लेवल पे हमको इस ढंग की रेंज यदि मिली है तो यहाँ से ये पलटना चाहिए। अगले दिन अगले वीक ये नहीं पलटा, परंतु फिर से वापस यहाँ गया। अब इसमें सुमित जी आप बताएं कि आपने आइडेंटिफाई जो किया था वो कहाँ किया और कैसा किया था? सर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई था, अगर आप देखो जस्ट अबोव 21J, just above 21J, just towards left of that bigger ये वाला candle. Yes, right here, sir. राइट। अब इसमें यदि मैं देखूं तो ये बेसिकली ट्रेंड कौन सा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। इस अप ट्रेंड में ये डाउन हो गया, मतलब ये जो है ये बेसिकली पूरा अप ट्रेंड नहीं है। यही वाली कैंडल यहाँ पे जो नीचे बनी है उसकी जगह थोड़ा सा ऊपर बनती तो फिर हम इसको हैंगिंग मैन बोलते, अदरवाइज ये हैंगिंग मैन नहीं। हैंगिंग मैन के लिए जरूरी ये है कि ट्रेंड जो होना चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। अब यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड होता तो हम इसको मान लेते। ये जो चीज मिलती है वो कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट यदि किसी दिन आ जाते हैं तो उस दिन का नीचे ऊपर इस ढंग का कुछ भी हो सकता है। जैसे एसबीआई की यदि मैं बात करूं तो एसबीआई का ही रिजल्ट लास्ट वीक में आया था, तो यहाँ पे ये जो कैंडल मिली है लास्ट वाली कैंडल आप देखे वीकली कैंडल में, तो ये वाली जो है ये कैंडल पूरी की पूरी इसमें ना तो ऊपर की वीक दिख रही है ज्यादा ना नीचे की वीक दिख रही है जरूर वहां पे, क्योंकि ये चार्ट जो है थोड़ा सा वीकली बेसिस पे है तो लंबा चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग वाज 364, लो जो है वो 363.65 था। तो ऐसा मोटे तौर पे मान लें कि 40 पैसे उधर और 35 पैसे इधर, 75 पैसे का एक अंतर रहा है केवल। तो लो और ओपन दोनों करीब करीब सेम है। और इसी ढंग से यदि हाई की बात करें तो 404 रुपीज 40 पैसा है और क्लोजिंग जो है 401 रुपीज 20 पैसा है, मतलब यहाँ पे भी 3 रुपए का अंतर है। अब 400 रुपए में 3 रुपए का अंतर, वीक थोड़ी सी तो बनेगी, मतलब इसको बिल्कुल एकदम आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वीक नहीं है, थोड़ी सी वीक जरूर है इसकी। तो लास्ट टाइम यदि किसी को ध्यान हो तो आप
आपको एसबीआई में रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद में ये वाला ट्रेंड मिला था। तो यहाँ पे ये जो फुल डे जो है यहाँ से जब चला है तो ये चलता रहा। इस ढंग से जो है ये ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमको हर बार जब भी कभी इस ढंग का कुछ दिखता है, एग्जैक्टली मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर उसके आइडेंटिकल भी यदि हमको कुछ मिलता है तो हमें काशियस होना चाहिए। यदि हमने पोजीशन बुल्स की ले रखी है, मतलब हमने लॉन्ग कर रखा है अपने आप को, तो हमें ये समझना चाहिए कि नाउ देयर इज चांस ऑफ रिवर्सल। और नॉर्मली गैप अप एंड गैप डाउन, मैंने आपको हमेशा बोला है कि वी हैव टू वर्क नॉर्मली इन द 30 स्टॉक्स ऑफ सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स के जो 30 है उसी में हमको काम करना चाहिए। तो अगला दिन बहुत ही गैप अप या बहुत ही गैप डाउन होने के चांसेस इन स्टॉक्स में काफी कम होते हैं। तो नेक्स्ट डे भी आपको काफी समय मिलता है जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। 2-3% का अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। कभी कभी अंतर आता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता है, परंतु वो अंतर जो है आपको फिर से थोड़े से समय बाद, चाहे वो समय जो है 5 दिन से 15 दिन का मिले, परंतु 1 से 2 वीक के बीच में वो ट्रेंड फिर से कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, वो गैप अप रहे या गैप डाउन रहे। अभी यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखो, ये जो है ये ट्रेंड इज बुलिश, और मैंने आपको बोला है कि हमेशा ट्रेंड जो चलता है उसी के साथ में अपने को ट्रेड करना है। हम जब डाउ थ्योरी पढ़े थे तब हमने आपको बहुत क्लियर बोला था कि डाउ का एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाएं, और उस स्ट्रेटेजी में क्लियर है कि यदि ट्रेंड बुलिश है तो आपको बियर्स वाली पोजीशन नहीं लेना है, आप जो है बुलिश बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा अप डाउन होगा मार्केट में, वोलेटिलिटी मिलेगी, बट स्टिल इफ इट इज ऑन द हायर साइड तो हम उसी पोजीशन को लेके चलें, और यदि वो बियर है तो हम उसी को लेके चलें। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर वॉल्यूम का भी कनेक्शन देखना है इसमें साथ में? 100%। मैंने आपको डाउ थ्योरी जो अपन ने बोली थी और उसके अंदर सारे पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनको हमेशा यूज करना है। और उसको यूज करने का मतलब ये है कि यदि वो ट्रेंड जो भी चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हमको जो है एक एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको ये 4 कैंडल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ट्रेंड जो है ये अपवर्ड है। अगले दिन ये जो कैंडल मिली वो आपको बीरिश कैंडल मिली। अब बीरिश कैंडल जरूर मिली है, पर नीचे यदि वॉल्यूम देखेंगे तो आप देखेंगे पिछला वाला जो वॉल्यूम, ये वाली जो कैंडल है वो यहाँ का नीचे का वॉल्यूम सुमित आप देखें कि ये काफी ठीक था कंपेयर टू प्रीवियस ऑल वॉल्यूम्स, काफी ठीक था। इसका मतलब है कि और आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट वाली कैंडल आपको बीरिश मिली है, पर नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो कम हो गया था, मतलब बियर्स आए हैं परंतु इतना वॉल्यूम लेके नहीं गए। नेक्स्ट जो है वो इंडिसिसिव टाइप की है, अगली भी इंडिसिसिव टाइप की है, पर दोनों के वॉल्यूम काफी कम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम में एकदम इजाफा हुआ, और ये जो वॉल्यूम में इजाफा होता है, बढ़ता है, ये नॉर्मली वो डेज होते हैं जब इसके अंदर कोई न्यूज आती है। अब न्यूज आने का मतलब क्या है, आप यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है, इसलिए यहाँ पे जो है अप डाउन दोनों हुआ है, क्योंकि काफी नीचे भी गया था। तो रिजल्ट पे एकदम तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसके बाद में फिर से वापस उसको लौटा के लेके आए हैं। यदि किसी ने सिंगल इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करी तो उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पे लो उसको 378 का मिला, हाई 404 का मिला, और एंड में जो है 401 जाके उसने बंद किया। मोटे तौर पे यदि मैं बात करूं कि यदि उसको 385 पे उसने पोजीशन ली, मतलब वो 378 जरूर गया, जिसने 378 पे लिया तो वो तो बहुत बिरला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है कि उसको काफी मतलब प्रॉफिट होगा। पर यदि उसने 385 386 पे वापस पोजीशन ली, क्योंकि 378 गया, फिर 379 आया होगा, फिर 80 आया होगा, 81 आया होगा, 82 आया होगा। यदि मैं इसी चार्ट को 60 मिनट्स या 15 मिनट के चार्ट पे मैं लगाता हूँ, है ना, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है,
तो इस चार्ट पे आप देखेंगे कि ये जो सवेरे पोजीशन ओपन हुई थी इस 21 तारीख को, यहाँ से जो चल रहा है ये आपका 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद में ये 21 तारीख है, और यहाँ पे 21 तारीख को सवेरे चालू हुआ, ये चलता रहा। ये जो ड्यूरेशन आया उसमें अप डाउन सब कुछ हुआ, और यहाँ पे रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुए होंगे तो यहाँ पे जो है वो 389 पे 378 नीचे गया। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है, इस 15 मिनट पे जिसने ऑब्जर्व कर लिया वहीं पे वो उसको अपनी पोजीशन ले सकता है। यहाँ पे यदि मैं 5 मिनट की पोजीशन पे और जाता हूँ तो और क्लियर आपको इंट्राडे समझ में आता है कि यहाँ पे जब चला तो ये 5 मिनट के लिए जो है वो 383 तक गया नीचे, उसके अगले 5 मिनट में 381 तक गया नीचे, उसके अगले 5 मिनट में वो 378 तक गया नीचे, परंतु यहाँ से वो पलट के आया। अब यदि आप और हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक समझते हैं या चार्टिंग और पैटर्न समझते हैं तो यहाँ पे ये जो है EMA 200 की एक लाइन दिख रही है आपको। ये वाली लाइन भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये जो लाइन लग रही है, इस लाइन के ऊपर यदि ये चार्ट में वापस आ जाए और ये यदि डाउन ट्रेंड है, तो अभी हाल मैंने आपको एक टर्म और बोली थी कि बुलिश हरामी, यहाँ आपके अंदर इस ढंग से ये पैटर्न में अंदर घुस रहा है। तो चूंकि इसकी वीक और नीचे है तो इस पैटर्न को नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पर्सिंग पैटर्न, वो मैं बाद में बताऊंगा। परंतु ऐसा जो आपको बुलिश हरामी बोला है, यदि वो उतना भी यदि ये ऊपर आता है तो यहाँ पे भी हमने पोजीशन ली तो आपको 385 के आसपास में आपने पोजीशन ले ली। अब 385 पे पोजीशन ली है तो दिन में ही 385 से यहाँ तक तो कम से कम गया है वो। उसके बाद ये थोड़ा सा फिर से डाउन होने लगा। यदि आपने यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन की है तो 398, 400, 402 पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो एक दिन में ये 5% का आपने प्रॉफिट कर लिया। 385 के करीब आपने पोजीशन ली और उसके बाद में मोटे तौर पे 400 पे आपने इसको स्क्वायर ऑफ किया, 15 रुपए का आपने प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया। इस ढंग से जो है ये इंट्राडे भी वर्क करता है, इसी ढंग से जो है किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हो, वहां पे ये वर्क करता है। तो ये जो है ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो आपने SBI का बोला था, ठीक है। Sir, one last question, sorry on this. Yes. While we are on SBI, so is it indicating a bullish trend right now, or if we are holding a देखो, position, can we continue? मैंने आपको पहले भी एक चीज हमेशा बोली है कि टाइम फ्रेम आपको बताना जरूरी होता है। बुलिश ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड, सारे ट्रेंड मिलते हैं। यदि मैं डेली बेसिस पे बात करूं, है ना, डेली बेसिस पे यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये 5 तारीख से लेके यहाँ से तो आपको ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड आपको दिख ही रहा है, वो तो बहुत क्लियरली विजिबल है। यहाँ से और यहाँ तक भी ये अप ट्रेंड आया। इसके बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा ये नीचे गया, थोड़ा सा ये ऊपर गया, और आज की पोजीशन में ये 401.20 पे है, और यहीं पे वो पोजीशन है जब ये पहले आया था, मतलब 408 रुपए आया था वो हाई पे, और थोड़ा सा और ऊपर गया था 409 रुपए, 415 रुपए, 427 रुपए, और उसके बाद से ये नीचे आया था। तो जब तक ये वाली पोजीशन को ये काटेगा नहीं, और अभी हाल इसके अंदर कोई ट्रिगर नया कुछ नहीं आने वाला है, जो कुछ है वो ट्रिगर हो चुके हैं। ट्रिगर क्या था? क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाले थे वो ट्रिगर था इसका। अब जो कुछ ट्रिगर है वो रेट सेंसिटिव क्षेत्र है, मतलब बैंकिंग इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव टू दी सम ट्रेंड। मतलब RBI में गवर्नर ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में कुछ बोल दिया उसके ऊपर है, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं फंडामेंटल और उसको मैं डिस्कशन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आई विश दैट टेक्निकल एनालिस्ट, बेसिक थ्योरी बहुत क्लियर बोलती है कि everything which is there in the market is absorbed in the technicals of the chart। मतलब चार्ट में बहुत क्लियर दिख जाता है, समझ में आ जाता है। केवल एक दिन का जो गैप अप या गैप डाउन है, जो बहुत एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का होता है, वो आप यदि इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तो नहीं कर पाओगे, पर अदरवाइज जो है वो बहुत क्लियर दिखेगा।
तो अब हमारे पास ये पोजीशन काफी ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से वापस ये मार्केट को जब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एक नॉर्मल थ्योरी ये है कि पिछला वाला जो हाई था, मतलब यदि हम 52 वीक हाई ऑफ एसबीआई बोलें तो नवंबर से लेके आज जो है फिर से ये हम सर मई से 427 लेके ही है मई की बात करते हैं तो वो 427 रुपीज 70 पैसा। यहाँ पे अब ये आप यदि ये देखेंगे, ये ट्रेंड आपको यदि दिख रहा हो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है, परंतु यहाँ पे ये इवनिंग टाइप का जो स्टार होता है, हालांकि ये वाली कैंडल जो है वो डोजी नहीं है, पर फिर भी आपको पैटर्न तो समझना चाहिए कि ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे जाने वाला है। तो यहां से ये नीचे गया और नीचे में ये जो है 326 321 इस टाइप के रेट्स उसने टच किए थे। तो ये जो रेट्स उसने 321.30 के टच किए थे, उसके बाद से फिर से वापस ऊपर आया है। अभी जो है एक बार का चांस 101% है कि ये वाला जो 427 वाला जो रेट था वहां तक जाए या उसके आसपास जाके टच करके वहां से खत्म हो। तो इस फॉर्मेशन को हम बाद में जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये जो है डबल टॉप की फॉर्मेशन बनेगी। यदि वो डबल टॉप को बनाता है और वहां से रिवर्स होता है तो आपको जो है बीरिशनेस फिर से मिलेगी। एल्स जो मैं हमेशा आपको भेजता हूं इंफॉर्मेशन, उसमें मैं लिख के देता हूं कि यदि ये मैं अभी जब यदि एसबीआई के लिए बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 430 के ऊपर यदि ये कन्विंसिंगली क्लोज हो जाता है तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि नहीं, अब हम अच्छे आगे बढ़ने वाले हैं। तो वेट करेंगे, और वेट करने में अपसाइड आज की कंडीशन में जब हम 400 रुपए पे हैं तो हमारे पास अपसाइड कितनी है, 27 रुपए की है, पर डाउन साइड उसके बाद में फिर से 300 रुपए या 320 रुपए या 350 रुपए तक की है। तो इसको हम बोलते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो यदि हम बात करें तो कम है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि रिस्क कितनी 1 रुपए की, तो रिवार्ड हमको 2 रुपए का कम से कम होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि आप जो है इस ट्रेड को इंटर करें, ट्रेड को लें। अदरवाइज वो ट्रेड लेने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरा इंटरेस्ट होता है कि यदि आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो आपको ईमानदारी से कुछ पैसा मिलना चाहिए। पैसा यदि नहीं मिलेगा ज्यादा तो अब आप उस ट्रेड को न लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनी Perfect, sir. क्वेश्चन? Thank you very much. Thanks a lot, sir. जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? गौरव? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपन ने हैंगिंग मैन और हैमर की बात की है, तो आपने जो बताया था कि अपवर्ड जा रहा है, तो सर ऐसा सेम स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बना ही नहीं कि कंटिन्यू 3 अपवर्ड जा रही है और कंटिन्यू 3 डाउन जा रही है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी चार्ट में आपको जितना हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें से कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलेगा। जी सर। और केवल वही इकलौता रीजन नहीं होता है नीचे जाने का। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फील आएगा। ये जो है ये ट्रेंड यहाँ से ये डाउनवर्ड है ना, लगता है आपको डाउनवर्ड? जी सर। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ये वाली कैंडल जिस दिन उसने आइडेंटिफाई की कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है और मुझे ये जो है हैमर मिल गया, तो उसको जो है यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग थी 355 की थी और यहाँ पे ये 370 की थी, तो उसको 15 रुपए मिल गए 4 दिन में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। 4 दिन में उसको क्लोजिंग बेसिस पे भी 15 रुपए का फायदा हुआ। तो जिसने उस दिन यहाँ पे काम कर रहा है और उसने ये वाली पोजीशन पे या इससे भी नीचे, क्योंकि ये दिन में गया था 345 तक का, 345 तक का यदि वो दिन में गया था, उसने 350 पे लिया ऐसा मान ले, तो उसने 4 दिन में 20 रुपए कमा लिए। 20 रुपए ओवर ए अमाउंट ऑफ 350 इज मोर देन 5%। उसको जो है 5% से ज्यादा मिल गया 5 दिन में। 4 ही दिन हुए हालांकि, पर 5 दिन मान लो आप।
तो 5 दिन में उसको जो है यदि 5% मिल रहा है, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये वाला जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में मैंने पोजीशन ली है और उस पोजीशन को उसने होल्ड किया फॉर 5 डेज, और यहाँ पे उसने अपने आप को स्क्वायर ऑफ किया। तो ऐसा कर सकता है। तो ये पैटर्न्स मिलते हैं, कैंडल्स मिलती है, अब आपको तय करना है कि वो वाली कैसी कैंडल है और क्या काम कर रही। जी ठीक है, एनीबडी एल्स? नहीं, कुछ नहीं है। गुड। हाँ, अवस्थी और मनीष ने भी माइक खोला था। हाँ नहीं, मैं सर, बोला कुछ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ देते हैं, बिल्कुल। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर थ्योरी पार्ट, जहाँ पे हमने हैमर और हैंगिंग मैन बोला था। ये हैमर में मैंने समझा चुका हूँ, इसलिए इसकी ये बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब हम ये सारी चीजें और बताते हैं, परंतु जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियर समझ में आता है। सिग्नल इनहेंसमेंट जरूर आप देख लें। लॉन्गर द लोअर शेडो हायर इज द पोटेंशियल ऑफ रिवर्सल आकरिंग, मतलब जितनी लंबी लोअर शेडो होगी उतना ज्यादा रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑन द हैमर डे इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ब्लो ऑफ डे हैज अकर। जो सुमित ने क्वेश्चन पूछा था कि उसका वॉल्यूम से कोई संपर्क है या नहीं है, संबंध है या नहीं है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ इसका मतलब है कि बहुत सारे बुल्स, बहुत सारे बियर्स आए थे, और एंड ऑफ द डे जो भी हैमर का फॉर्मेशन या हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन बनाया था तो वो लार्ज वॉल्यूम के साथ बनाया, तो और ज्यादा सिग्नल के इनहेंसमेंट हो गए। और थर्ड है गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डे इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, मतलब गैप अप या गैप डाउन, जो भी दोनों केसेस होते हैं, मतलब एक हैमर में गैप डाउन मिलेगा, हैंगिंग मैन में आपको गैप अप मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो उसके इनहेंसमेंट सिग्नल के बहुत ज्यादा होते हैं। साइकोलॉजी मैंने पैटर्न की आपको बता ही चुका हूं, और काफी चीजें होती है, उसकी डिटेल्स जैसे जैसे आप वर्क करोगे तो समझ में आएगी। कंफर्मेशन वही होता है कि नेक्स्ट डे जो होता है वो नेक्स्ट डे हर हालत में हम जो चाह रहे हैं, रिवर्सल जो चाह रहे हैं, उसी ढंग का यदि पैटर्न फिर से बनेगा तो आपका जो है कंफर्मेशन हो जाता है कि नाउ इट इज द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल। तो दिस इज अबाउट हैमर एंड हैंगिंग मैन। ये दोनों कुछ चार्ट, थ्योरेटिकल चार्ट यहाँ पे है, जबकि प्रैक्टिकल चार्ट मैंने आपको दिखाया है। शेल वी गो टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल, या आज कुछ एक आध स्टॉक डिस्कशन करना है? साहब स्टॉक डिस्कशन कर लें तो अच्छा है, थोड़ा और समझ में आ जाएगा पूरा। वेरी गुड, बोले है ना, स्टॉक का नाम? उसके हिसाब से कोई सा भी ले लीजिए साहब। अच्छा, आपका तो 30 वाले में से। हाँ भैया, मैं तो जो 30 वाला ही आदमी जिसमें हूँ बस, कि हाँ 30 से वो बाहर। इसलिए जिसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहा हो, ताकि जल्दी समझ में, अच्छा समझ में आ जाए। बोल रहा है, नाम बोलता है किसी का? नहीं, ऐसा तो अपना नहीं है, आप ले लो। ठीक है। मैं एक्चुअल में कल किसी कारण से जो है ये देख रहा था चार्ट, तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में काफी हलचल हो रही है, इसलिए मुझे ये, जैसे एसबीआई अभी हाल हमने देखा था, उसी ढंग का एक चार्ट मुझे जो है आईसीआईसीआई का भी आइडेंटिकल चार्ट है। अभी आप यदि पिछला चार्ट देखोगे तो आपको फील होगा कि ऑलमोस्ट इसी ढंग का चार्ट जो है एसबीआई का था, उसमें भी जो है, जबकि वो पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है। चार्ट की यदि बात करूं तो यहाँ पे ये जैसा बुलिशनेस मिली थी, इसी ढंग की बुलिशनेस आपको यदि ध्यान हो तो एसबीआई में भी थी। वहां से भी ये जो है इस ढंग से थोड़ा सा ऊपर नीचे होके नीचे आया था, फिर यहाँ से कहीं से ये टर्न हुआ था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ये वाली इवन लास्ट कैंडल यदि आप देखोगे तो ये भी आइडेंटिकल है, जैसी एसबीआई में कैंडल मिली थी उसी ढंग से आईसीआईसीआई में भी कैंडल मिली है। ये चार्ट मुझे अच्छा क्यों लगा, या एसबीआई का चार्ट अच्छा क्यों लगा, उसके
यहाँ पे अपन रीजन देखते हैं। सबसे पहला रीजन, कुछ चीजें जो मैंने आपको डिस्कशन की है परंतु अभी तक डिटेल में नहीं बताया है, तो हम उस डिटेल की बात कर रहे हैं। इस डिटेल में यदि हम देखें तो आप सबसे पहले एक बार का वो चेक करें कि पूरे चार्ट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जितने हैं, यहाँ पे ये लोअर वाली जो लाइन है मेजेंटा वाली, ये वाली एक क्या है, EMA 200, उसके ऊपर वाली यदि लाइन देखेंगे तो वो वाली जो है एग्जैक्टली ब्लू कलर की तो नहीं है पर ब्लू टाइप का कलर है उसका। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं एग्जैक्टली ब्लू कर देता हूं जिससे डार्क ब्लू टाइप का एक शेड मिल जाए आपको। लेट इट बी लाइक दिस। ये वाली जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये 100 DMA है मूविंग एवरेज। मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, कई लोग जो है उसको सिंपल मूविंग एवरेज भी लगाते हैं, तो उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो नियर का है उसका वेटेज डे का थोड़ा सा ज्यादा लेता है, इसलिए आई विश कि हमेशा हम एक्सपोनेंशियल लगाएं बजाय सिंपल मूविंग एवरेज। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में नॉर्मली इसको DMA बोलते हैं, डेली मूविंग एवरेज। तो ये जो DMA है 200 DMA और 100 DMA, इन में 100 वाला यदि ऊपर होता है, 50 वाला और ऊपर होता है। यदि यहाँ पे आप वैल्यूज की बात करें, लास्ट वाली वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यूज जो है 527.6 है 200 DMA, 573 है विच इज ग्रेटर देन 527, वो 100 DMA है। फिर 50 DMA जो मैंने लगा रखा है वो 596.74 है। राइट साइड में आप देखेंगे तो वो वैल्यूज आपको भी दिखेगी। तो 50 DMA इज बेटर देन 100 DMA, 20 DMA इज बेटर देन 50 DMA, 609 रुपए 21 पैसा। उसके बाद में फिर 10 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 619.17 है विच इज ग्रेटर देन 20 DMA। फिर 5 डेज का जो DMA है वो 627.08 है, ये 619 से ज्यादा है। मतलब हर शार्ट पीरियड का DMA बेहतर है पुराने DMA से। मतलब 5 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन 100 इज ग्रेटर देन 200। एंड आज की जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी 5 DMA। 5 दिन का जो DMA 27 रुपए का, उससे बेहतर है 642। इस टाइप का जो पैटर्न होता है इसको हम आगे और पढ़ेंगे, पर इसको हम बोलते हैं कि फ्लैग टाइप का पैटर्न मिल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फ्लैगिंग हो गई है और फ्लैगिंग इज ऑलवेज बुलिश। यदि ये डाउन साइड की होती फ्लैगिंग, इसका मतलब क्या था कि जो रिवर्स होता, 5 दिन का जो है सबसे कम होता और फिर 10 दिन का उससे कम होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता, पर 5 से ज्यादा होता, 10 दिन का, 20 दिन का उससे ज्यादा होता। इस ढंग से यदि वो क्लियर होता तो ये रिवर्स में फ्लैग होता, तो वो जो है बीरिश होता। पर दोनों को हम फ्लैग आउट बोलते हैं। और वो जो फ्लैग यदि इस ढंग का होता है तो हमेशा, अभी चूंकि ये बुलिशनेस में फ्लैग मिल रहा है तो आगे ये बुल्स हावी रहेंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगला एक इंपेरिकल रूल होता है कि पिछला वाला जो 52 वीक हाई है उसके यदि आसपास में आता है तो उसको टच जरूर करता है, चाहे वो इंट्राडे के लिए टच करे फिर भी टच जरूर करता है। तो वो जो पोजीशन है आपको और मिल सकती है। यदि यहाँ पे हम बात करें तो 676 679 ये जो है ये इसके हाई थे और अभी जो है 642 है। मतलब जिसने कल 642 पे लिया उसको कम से कम 70-75 रुपए तक का तो उसको मिलेगा, 675 रुपए तक पक्का जाने वाला है। वहां से 2-3 रुपए 5 रुपए एक रेंज होती है जिससे वो ऊपर नीचे हो सकता है, उससे बेहतर भी हो सकता है क्योंकि अभी हाल टर्नआउट अच्छा है। और अभी जो है हमने ये भी देखा है कि अभी जो है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव जितने भी सेक्टर होते हैं
उन सब में जो है थोड़ी सी और बेहतर आगे भविष्य है। यदि है तो बैंकिंग सेक्टर 101% चलेगा, और चलेगा तो वो पिछला वाला जो हाई था उसको तोड़ के आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये जो है इस चार्ट को देख के लगती है। सेकंड, इस चार्ट में यदि हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी जो है ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो ये और अच्छा है। फिर ये जो रेंज है, यहाँ पे एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी आज के रेट की, जो 642.45 वाला रेट है। यहां से यदि मैं देखूंगा तो ये पिछले वाले चार्ट में यही एक दिन था जहां पे 648 गया था। मतलब इमीडिएट यदि कोई हर्डल है तो 648 रुपए, 650 रुपए का हर्डल है जहां से ये पलट सकता है। तो यदि इसको इसने क्रॉस किया तो अगला वाला जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक 648 है, यहाँ पे देखोगे तो 649.9 है। तो मोटे तौर पे मैंने आपको बोला कि 650 रुपए वो साइकोलॉजिकल हर्डल होता है। हमेशा 600 रुपए, 650 रुपए, 700 रुपए, 750 रुपए, इस ढंग के जो हर्डल्स होते हैं, और सपोर्ट भी होते हैं। मतलब नीचे की तरफ यदि ये जाएगा तो इसी को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है ये हर्डल्स हो सकते हैं, सपोर्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो 650 रुपए का है। उसके बाद वाला जो है यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्लियर दिखता है 675 रुपए, 678 रुपए ये है। मतलब 675 रुपए का अगला हर्डल है, यदि उसको क्रॉस करता है तो 700 रुपए के आसपास फिर भी रेट मिलना है। तो ये जो है ये ऊपर वाला जो हमने देखा। अभी यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक सुपर ट्रेंड की जो लाइन है ये 581 रुपीज है। तो आपको यदि बहुत ही लॉन्ग टर्म से आप चले आ रहे हो तो यू कैन टेक दिस एज योर स्टॉप लॉस। और जो थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले हैं, मतलब सिंपल है, 1 वीक वाले शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो उनको जो है EMA 10 देख लेना चाहिए। यदि वो इंट्राडे टाइप के हैं उनको EMA 5 देख लेना चाहिए। इसी ढंग से जो है जिसको फोर्थ नाइटली वर्क करता है तो वो EMA 20 और 50 के बीच में कहीं पे सेट हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस यू कैन टेक दी स्टॉप लॉसेस। आप अपने उस स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। आपने जो भी पोजीशन ली है, मान लो आपने यहाँ कहीं से पोजीशन ली है 580 रुपए, 90 रुपए के आसपास से, और अभी आप प्रॉफिट में है 642 पे। अपना ICICI का जरा पुराना वाला जो अपन ने दिया था वो कभी किसी को ध्यान है क्या? मैं निकाल के और देखता हूँ, एक मिनट। ICICI लास्ट टाइम हमने जब दिया था उस टाइम इसकी प्राइस थी 600 रुपए, और कॉल इनिशिएटेड हमने 592 पे कॉल इनिशिएट किया था। उसके पहले हमने 550 पे भी लिया था, 550 पे लिया था, फिर 550, 515, 490, इन सब पे हमने एक्यूमुलेट करने का बोला था। और उसके बाद मैंने लिखा था कि कीप स्टॉप लॉस एज पर रिस्क एपेटाइट। ये जो मैं बोलता हूँ कि कीप स्टॉप लॉस एज पर रिस्क एपेटाइट, इसका मतलब ही ये है कि आपको इंट्राडे टाइप की काम करते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म का करते हैं तो EMA 5 को अपन जो है वो स्टॉप लॉस बना के रखें। उसके बाद में और लंबे पीरियड के लिए जो है EMA 10, EMA 20, EMA 30, 40, 50, जिसको जो पसंद आता है वो कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड को ले सकते हैं, प्रीवियस 3 कैंडल का लो वो भी ले सकते हैं। इस ढंग से बहुत सारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, तो अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट पे। तो जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पे 550 रुपए के आसपास में खरीदा है, जो डेट है 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 30 मार्च, ये सारी डेट्स यहाँ पे है, तो उनको जो है 20% के करीब का यदि प्रॉफिट है, तो मार्च 30 से लेके और आज हम यदि मई 30 तक की भी बात कर लें तो 2 महीने का पीरियड हुआ है, और 2 महीने के पीरियड में आपको 20% का प्रॉफिट है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि आपको ट्रेंड मालूम है, मैंने भी जिस ढंग से मैंने आपको सिखाया उसी ढंग से मैं भी ट्राई करता हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें और देखी थी, परंतु जो भी मैंने ट्राई करके आपको रेट्स दिए थे, यदि उन रेट्स पे हमने एंट्री ली हो तो आज हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अभी भी मेरे पास जो है स्टॉप लॉस, अभी इमीडिएट स्टॉप लॉस यदि किसी को चाहिए तो ये जो लास्ट कैंडल है जो काफी ठीक थी 622 रुपए और 642 रुपए की, तो आप जो है ये प्रीवियस 3 कैंडल का लो ले सकते हैं। जो इस कैंडल का लो है 16 रुपए
65 पैसे। तो हम 615 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके और 101% अभी हम लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और 615 रुपए यदि हम बात कर रहे हैं तो EMA 10 और EMA 20 के बीच का है, मतलब EMA 15 यदि मैं लगाता तो शायद उसके आसपास में आ जाता। तो आपका कितने लॉन्ग टर्म का व्यू है उस हिसाब से आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। और जिसका थोड़ा शॉर्ट टर्म का है वो 42 रुपए पे यदि अभी है तो 35 रुपए 36 रुपए इस ढंग का स्टॉप लॉस 2% 1% नीचे का भी लेके और ट्रेल कर सकता है। और जिनको प्रॉफिट कमाना है वो इमीडिएटली 650 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड ऑन सर्टन रिकमेंडेशंस जो मैंने पिछली बार आपको दी थी। ये मैं पिछली बार का खोल के आपको ये बताया था कि ICICI बैंक में मैंने जो लिखा था, आप मेरी जो पिछले 3 वीक की 4 वीक की यदि सारे जिनके पास रिकॉर्ड में हो वो देख सकते हैं कि हमने एंट्री कहाँ कहाँ ली थी। 550 जो है वो बहुत अच्छा वो था जिसको मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया था कि 550 पे आप लें, 515 पे लें। तो ये जो है यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको फील होएगा कि मैंने 550 रुपए क्यों दिया था। ये वाली कैंडल आप देख लें, 1 फरवरी वाली जो कैंडल है, मैंने मार्च में आपको दिया था 550 रुपए 552 रुपए इस ढंग का जो दिया था। ये वाली जो है ये चीजें आप यहाँ से असेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। नीचे का भी थोड़ा सा ADX और MACD और वॉल्यूम, इसको जब हम कैंडल स्टिक से नेक्स्ट इंडिकेटर्स पे जाएंगे तब हम इसको वो भी डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। अभी टाइम बीइंग केवल हम कैंडल स्टिक पे ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। एनी अदर क्वेश्चन, या मैंने जो अभी डिस्कशन किया उसमें कोई क्वेश्चन आया किसी को? नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम परफेक्ट। यस, नाउ एक्चुअली काफी कुछ समझ में आ रहा है कि किस ढंग से अपन जा रहे हैं उस हिसाब से। दैट्स वेरी गुड है। बढ़िया Thank बढ़िया, you. गुड। भाई देखो, मेरा ये क्लासेस और ये समझाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों ने यदि अभी तक पोजीशन ली है तो हमें पोजीशन कहाँ कट करना है वो भी हमें जरूरी है। और अब हमारे पास 10 मिनट का टाइम और है, तो अब नया कुछ लेने की जगह क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन करें, चाहे इसी चार्ट पे करें, किसी और चार्ट पे करें, या किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो पक्का मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज ये जो चार्ट है, इन्हीं चार्ट पे हमने जो डिस्कशन किया, चाहे SBI का किया हो, ICICI का किया हो, किसी भी चीज का लें, पर प्रीफर मैं आपको फिर बोलूंगा कि मैं वो 30 स्टॉक में ही काम करना चाहता हूँ। और आप देख लें कि 2 महीने में यदि हम 20% कमाते हैं तो 2 महीने और 3 महीने में 20%, इससे ज्यादा ग्रीडी आदमी को होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप साल भर में जो है वो अपनी संपत्ति को 75% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 1.75 कर ले रहे हैं। बहुत लोअर साइड में मैं जा रहा हूँ। आप 80% कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव होंगे तो उससे भी बेहतर कर सकते हैं। बट इफ still you are working for say 20% to 30% per annum, I believe that this is very good profit. कोई जरूरी नहीं है कि हम 50% और 100% डबल करें अपना, पर इतना तो जरूर कोशिश करें कि मार्केट इन्फ्लेशन को 3 गुना से 4 गुना आप बीट कर दें। आपका मार्केट इन्फ्लेशन यदि 10% है तो आप 40% तो कम से कम कमाएं, तो आप जो है यू विल बी वेरी हैप्पी। सर एक क्वेश्चन था मेरा जो पहले शायद अनआंसर्ड रह गया था, रिलेटेड टू ये इंडिकेटर्स जो थे। मैंने सर ये पूछने की कोशिश की थी कि आर देयर एनी रैंकिंग एसोसिएटेड विद ऑल दीज इंडिकेटर्स, मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल हैमर अगर पैटर्न बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या स्ट्रेंथ या इंडिकेशन वाइज वो, इसको हम नॉर्मली अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, इस ढंग से हम बात करते हैं। मैं एक दिन वो सेशन जब लूंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन से की प्रोबेबिलिटी कितनी है। परंतु जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर एक्टिव होता है, उसके लिए हर टाइप का पैटर्न,
चाहे वो कैंडल स्टिक का हो या बाद में मैं इंडिकेटर्स और उन पे भी बात करूंगा, तब हम उसको भी लेंगे। ये हर टाइप का जो पैटर्न होता है, एवरी पैटर्न इज वेरी फंटास्टिक पैटर्न। आपको समझ में आना चाहिए कि आगे क्या करने वाला है, और थोड़ा सा जो केवल बुक्स में लिखा हुआ है उससे ज्यादा आपको थोड़ा सा निकालना भी पड़ता है। जैसे मैं आपको अभी हाल बुलिश और बीरिश इनगल्फिंग जब बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम किताबों में जो बुलिश इनगल्फिंग या बीरिश इनगल्फिंग दे रखी है, उसकी बजाय हम कोई दूसरे टाइप की भी इनगल्फिंग बात करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और समझ में आती है। तो वी विल सी। और वो जो परसेंटेज है, सिंगल स्टार डबल स्टार रेटिंग होती है ना, जो पिक्चरों की रेटिंग करता है कि 5 में से इतना, आज 3.5 है या 1.5 स्टार है, बस उसी ढंग की रेटिंग मैं आपको इसकी भी बताऊंगा कि हर टाइप की कैंडल स्टिक जो होती है, हर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, उसकी रेटिंग कितनी होती है और क्यों होती है, मतलब व्हाई वी अज्यूम दैट इट इज बेटर देन द प्रीवियस कैंडल, या कोई दूसरी कैंडल के कंपैरिजन में उसको हम ज्यादा बेहतर क्यों मानते हैं। विल सी दैट। जी सर, थैंक यू। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, यदि कोई मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लेकिन नॉर्मल एक्टिव, यदि कोई पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है 6 मंथ टू 3 ईयर, जी, तो उस केस में क्या इतनी जल्दी जल्दी अपने को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? 100% नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपको बोला कि यदि कोई आदमी लंबे समय तक काम करता है, मतलब जैसे आपने बोला कि 3 महीने से 6 महीने का उसका होरिजिन है, यदि वो इतना करता है तो उसको वीकली चार्ट जरूर देखना चाहिए, और वीकली चार्ट पे उसको अपनी पोजीशन देखना चाहिए। डेली चार्ट पे बहुत क्लियर सिग्नल यदि कहीं दिखता है तो वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पर स्टॉप लॉस, मेरा अपना सोच है कि स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते हुए, वंस यू आर इनटू दी प्रॉफिट, आपने एक पोजीशन ली, मैंने आपको बोला 550 रुपए पे आपको लेना है, आपने 550 रुपए पे लिया, 3% 5% नीचे जा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको 27 रुपए 25 रुपए 525 रुपए तक भी जाता है तो कोई बहुत ज्यादा डरने की बात उसमें होती नहीं है। तो यदि अपने पास 3-4% का मार्जिन है, वहां तक अपन जा सकते हैं। उसके बाद वापस पलट के वो ऊपर आया, तो अब आपके पास जो है, जब भी वो 600 रुपए के आसपास आता है, तब हमको 590 रुपए 585 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रख लेना चाहिए। उसका कारण होता है कि मार्केट बदलते देर नहीं लगती है, कभी भी बदल सकता है, परंतु हमें वो जो 35 रुपए का प्रॉफिट हमको यदि मिल चुका है, तो उतना सेव करके चले, भले ही 50 रुपए नहीं लें, पर 35 रुपए का प्रॉफिट हम सेव करके चले, तो उस ढंग से जो है ट्रेल करते हुए हम जा सकते हैं। जब वो 610 रुपए पे आएगा, तब हम जो है 590 रुपए 595 रुपए को ट्रेल करने चालू कर देंगे। तो स्टॉप लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो प्रॉफिट करते हैं, यदि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम चार्ट है, यहीं की हम बात करते हैं, किसी ने यहां से पोजीशन लेना चालू की थी, ठीक है, पोजीशन उसने कहां से ली, 300 390 340 रुपए पे पोजीशन ली उसने, ये आगे बढ़ता रहा करता रहा, यहाँ पे भी उसने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मतलब यहाँ पे जब ये 400 रुपए आ चुका था, जो मैं आपको बोलता हूँ कि 400 रुपए आता है तो 375 रुपए तो कम से कम हम साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस, उसका कोई टेक्निकल एनालिसिस से मतलब नहीं है, पर साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस 375 रुपए का हो गया, 25 रुपए नीचे। यहाँ पे यदि उसने कर लिया और नीचे और गया, ये 350 आया, फिर 335 रुपए भी आया, फिर 335 पे नहीं खरीदा, पर 350 रुपए पे फिर से पोजीशन ले ली, तो 25 रुपए का तो एक प्रॉफिट आपने यहाँ पे कमा ही लिया। उतना का उतना ही पैसा लगाया या उतने का उतना ही क्वांटिटी लगाया, दोनों चीजें अलग अलग है, किसी दिन हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो यदि हमने 350 रुपए पे, यहाँ पे 400 रुपए पे नहीं बेचा, पर हमने कितने पे बेचा, यहाँ पे यदि देखूंगा मैं तो 400 रुपए 422 रुपए तक गया था ये, तो 422 रुपए यदि गया तो मेरा स्टॉप लॉस 101% 400 रुपए का तो बनता ही है, कि मैं सेम डे में भी मैं 400 रुपए का स्टॉप लॉस पे काम करूंगा। तो 400 रुपए पे यदि मैंने स्क्वायर ऑफ किया, 400 पे नहीं गया, 390 पे किया, ऐसा मान ले, क्योंकि चूक गए हम वहां पे, तो 390 पे और नीचे जा ही रहा है, गया गया गया, यहाँ पे वो इतना नीचे आया, हम जो है इससे जब वापस पलट के जा रहा है, हम बिल्कुल
22 या 333 रुपए ये हमने नहीं ले सके, परंतु 350 रुपए तो हम ले सकते हैं। तो 350 पे फिर से हमने पोजीशन ले ली। तो यदि मैं 390 पे कट गया था और 390 पे जाने के बाद में 350 पे फिर से मैंने सेम क्वांटिटी खरीद ली, तो मैं 40 रुपए ऑलरेडी कमा चुका हूँ। वो मैंने पॉकेट भी कर लिया है, मतलब कमाया भी नहीं है, मैंने उसको पॉकेट भी कर लिया है। और 350 पे फिर मैं चालू हो गया, फिर अब मेरा ये चल रहा है। अब आप चलते रहें। अब स्टॉप लॉस यदि नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से जितना तरीके से आप काम करते हैं और जितना एक्टिव रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग इज आल्सो मोर। पर मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब लोग जो है अपना धंधा छोड़ के और इसमें बैठ जाएं। मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि मैं सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक नौकरी पे जाता हूं, तो 8:30 से 5 बजे तक स्टॉक मार्केट को घर पे छोड़ के आना, कभी भी उसको लेके वहां मत जाना। काम करने में स्टॉक मार्केट बीच में 101% नहीं आना चाहिए। आप जब इससे बाहर निकल जाते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनका जो है वो लंच और डिनर और ये सब चीजें जो है वो स्टॉक मार्केट पे ही डिस्कशन होता है। हमें नहीं करना है, मतलब आई डोंट प्रिफर एंड आई डोंट एडवाइज आल्सो। सब लोग जो हैं अपना अपना काम जो है वो कर रहे हैं। हाँ, जो 100% स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट है, जिसने काम ही स्टॉक मार्केट में करना है, उसके लिए जो है इंट्राडे से लेके डेली और ये सब काम करना है। ठीक है, नमस्ते, अगली बार फिर मिलेंगे। और कोई क्वेरी हो तो जरूर मेरे को भेज देंगे। नमस्ते। यस सर, यस। बहुत अच्छा है, नमस्ते। Thank you very much, sir. सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक गुड डे सर, गुड Very डे। informative and fantastic session, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यू सर।